टेलीविजन में लोग मुझे स्नेहिल दीक्षित मेहरा के नाम से जानते थे, लेकिन बीसी आंटी की उत्पत्ति हुई है 2019 में, जब अपहरण का टीजर रिलीज हुआ था, ट्रेलर रिलीज हुआ था और उसमें मेरा एक डायलॉग था, ए जी गाली दे रहा है कोई। इंटरनेट पे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये बीसी वाली आंटी कौन है, ये बीसी आंटी कौन है, ये बीसी चाची कौन है। तो वो जो बीसी था वो इंटरनेट की जनता ने मुझे नाम दे दिया था। इंटरनेट पे अपना पेज बनाने की बात हुई इंस्टाग्राम पे, तो मेरी जो सारी टीम थी उन्होंने बोला कि ऑलरेडी बीसी आपके साथ में लगा दिया गया है, तो अब आप इसको अपना यूजर नेम बनाओ और आगे चलो। जब मैं फेमस हो जाऊंगी और ज्यादा, तब ये बीसी चिपका रहेगा क्या? पर वो मैंने उसके ऊपर एक फनी टेक ये किया कि बीसी का मतलब है वेरी क्यूट आंटी, और बाकी आप समझदार हैं, आप समझ लीजिए बीसी का मतलब क्या होता है। नमस्ते भाई और बहनों, हम हैं आपकी प्यारी बीसी आंटी यानी स्नेहिल दीक्षित मेहरा, और आप हमें देख रहे हैं punjabkesari.com पर। तो वेलकम टू आवर चैनल स्नेहिल स्नेहिल दीक्षित मैम। जैसे कि स्नेहिल दीक्षित ये नाम से मैं आपको बहुत कम जानती हूँ, क्योंकि मैं आपको जब से देखना शुरू की बीसी आंटी से जानती हूँ। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे आपके स्नेहिल दीक्षित से लेकर बीसी आंटी तक का सफर कैसे शुरू हुआ, कब आपको चांस मिला कि आप अब लोगों के सामने एज अ बीसी आंटी प्रेजेंट होने वाली है। तो ये कहानी मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए बता रही हूँ कि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रही थी, और टेलीविजन में लोग मुझे स्नेहिल दीक्षित मेहरा के नाम से जानते थे, लेकिन बीसी आंटी की उत्पत्ति हुई है 2019 में, जब अपहरण का टीजर रिलीज हुआ था, ट्रेलर रिलीज हुआ था और उसमें मेरा एक डायलॉग था, ए जी गाली दे रहा है कोई। उसके बाद इंटरनेट पे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये बीसी वाली आंटी कौन है, ये बीसी आंटी कौन है, ये बीसी चाची कौन है। तो वो जो बीसी था वो इंटरनेट की जनता ने मुझे नाम दे दिया था। तो जब इंटरनेट पे अपना पेज बनाने की बात हुई इंस्टाग्राम पे, तो मेरी जो सारी टीम थी उन्होंने बोला कि ऑलरेडी बीसी आपके साथ में लगा दिया गया है, तो अब आप इसको अपना यूजर नेम बनाओ और आगे चलो। और तब मुझे बड़ी चिंता थी उस वक्त भी, आज भी है, कि जब मैं फेमस हो जाऊंगी और ज्यादा, तब ये बीसी चिपका रहेगा क्या? पर वो मैंने उसके ऊपर एक फनी टेक ये किया कि बीसी का मतलब है वेरी क्यूट आंटी, और बाकी आप समझदार हैं, आप समझ लीजिए बीसी का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे कि कमेंट सेक्शन में देख रहे थे बीसी आंटी सब आपको ऐसा लग रहा था, सबको लग रहा था कि आप बहुत गाली देते, लेकिन जिस प्रकार वो अपहरण में इतना बोले पंजाब बोले, अजी सुनते हो गाली दे रहे हैं। हाँ हाँ। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है? आप इतनी बोली भाली या फिर नहीं नहीं, मैं टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिला हूँ, तो इसलिए मैं काफी सख्त हूँ। और इनिशियली जब ये रोल मैं करने भी नहीं वाली थी, ये एक जोक था कि फोन आता है, वो गाली देते हैं, और एक भोली भाली सी गांव की महिला वो कहती है जी गाली दे रहा है कोई, और वो पति पूछता है क्या बोल रहा है, तो वो रिपीट कर देती है गाली को। तो ये ब्रीफ था कि एक ऐसी औरत जिसने गाली वाली सुनी नहीं है, ये पुजारी की बीवी है, पूजा पाठ, तो वो अगरबत्ती लेके ही फोन उठाती है। तो वो बड़ी प्यारी सी एक औरत थी, तो मैंने वो रोल बड़े प्यार से ऐसे कर दिया। और उस वक्त वरुण बडोला जी डायलॉग राइटर थे और सिद्धार्थ सेन गुप्ता डायरेक्टर थे। तो वरुण सर ने मुझे बोला कि स्नेहिल बहन मत बोलना, बहिन बोलना। तो बहिन बोलने से ना उसको और ऑथेंटिक फील आ गया, और वो मासूमियत जो थी वो लोगों को बड़ी पसंद आई। पर असली लाइफ में मैं इतनी मासूम नहीं हूँ, मुझे पता है कौन सी गाली क्या होती है, पर मैं देती नहीं हूँ। इवन आपके वीडियोस देखे तो काफी अलग है, ऐसा लगता नहीं कि आप स्नेहिल दीक्षित है, आपका अलग ही रूप प्रेजेंट होता है लोगों के सामने। रियल लाइफ में स्नेहिल दीक्षित कैसी है? रियल लाइफ में मेरा जो मजाक वाला जो स्टाइल है ना, वो बीसी आंटी ही हूँ। मैं बहुत मजाक करती हूँ, अपने आसपास के लोगों को हंसाती रहती हूँ, और मैं मेहनत भी पूरी करती हूँ, लेकिन कभी भी बैड मूड में आप लोग मुझे नहीं पाएंगे। मैं हमेशा सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लेती हूँ कि कोई भी आपदा में अवसर जो कहते हैं ना, वो मेरा हमेशा से रहा है लाइफ में। जब भी कोई पूछता है ना कि संघर्ष चल रहा था, कैसा रहा वो समय, मैं कभी संघर्ष की बात नहीं करती, मैं सिर्फ हाई पॉइंट्स बताती हूँ, फिर ये हो गया, फिर वो मिल गया, फिर फिल्म हो गई, फिर ये हो गया। तो हमेशा हमको एज अ पर्सन हम लोगों को फोकस करना चाहिए अच्छाइयों पे, ना कि बुराइयों पे, क्योंकि वो लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आप दुख के साथ बैठेंगे तो और दुख मिलते जाएंगे आपको। तो इसलिए मैं हमेशा खुशियों पे फोकस करती हूँ। तो वो बीसी आंटी और मेरे अंदर ये कॉमन फैक्टर है कि हम दोनों बहुत ही खुश मिजाज लोग हैं। और बस फर्क इतना है कि बीसी आंटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मस्तियां कर लेती है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है। स्नेहिल थोड़ा सा संयम रखती है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रह जाना है, बस उतना फर्क है।
इवन जैसे एज यू सेड कि आपको अचानक से ही रोल मिला गया, आपका कुछ रोल था नहीं उस अपहरण मूवी में। कभी ऐसा सोचा था कि आप एक्टिंग लाइन में भी जाएगी और इस तरीके का अचीवमेंट आपको मिलेगा? आप अब मूवीज कर रही है, आप ऐसे डायरेक्टर है और जो इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली जी के साथ आपने काम किया, ऐसा कभी आप सोचे थे जब आप अपनी हाँ। करियर की शुरुआत कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं करियर की शुरुआत कर रही थी तो ये अंदाजा भी नहीं था कि इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेरी किस्मत में होंगे, और न सिर्फ कैमरे के पीछे बल्कि कैमरे के सामने आने का भी मौका मिलेगा। और जब इनिशियली मैं बम्बई आई थी तब लोगों ने मुझे बोला था कि अरे तुम्हारा फेस बहुत टीवी फ्रेंडली है, तो तुम टीवी के ऑडिशंस दो। तो मैंने कई सारे ऑडिशन दिए, पर उस जमाने में मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और मैं बिल्कुल फ्रेश ऑफ द बोट कहते हैं ना, कि भोपाल से आई नई नई थी। तो मुझे ना मैंने कोशिश की पूरी तरह और ना उसमें सफलता मिली। बट मैं टेलीविजन में एज अ राइटर, एज अ कंटेंट हेड, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत सालों तक काम कर रही थी। तो एक पकड़ जो होती है ना आपकी कहानी पे, आपकी अदायगी पे, वो धीरे धीरे करते हुए आई। और जब कैमरे के सामने आने का मौका मिला तो वो मिला मेरे वजन की वजह से और मेरी एज की वजह से। तो मुझे लगता है जीवन में जो भी चीज होती है ना उसका एक सही समय होता है, तो कैमरे के सामने आने का सही समय था जब मैं अच्छी खासी वजनदार और थोड़ी सी उम्र में बड़ी हो जाऊं। सर, अगर वेट की बात करें तो बॉलीवुड में या फिर मूवीज इंडस्ट्री में ज्यादा देखा जाता है कि लोग स्लिम रहे, और आप बोल रहे कि मैं अपने वजन के वजह से, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। जी तो जी। इसको आप किस तरीके से देखती है? जब आपको रोल मिला तो आपको ऐसा लगा था कि अरे मुझे क्यों ले रहे हैं, ऐसा कुछ? जब मैं पहले हमेशा से ओवरवेट नहीं थी। मैं अपने बेटे के होने के बाद मैंने हम्म। वेट पुट ऑन कर लिया था और मेरा कॉन्फिडेंस ना एकदम जीरो हो गया था, कि मुझे मीटिंग्स में बोलते हुए डर लगता था। तब मैं स्टार इंडिया में काम करती थी, हालांकि वहाँ सब लोग बड़े सपोर्टिव थे, पर आपके मन ही मन में आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे यस। मैं, मेरी आर्म्स इतने मोटे हैं, मैं क्या बाल कटवा लूँ तो शायद मेरे वेट से लोगों का ध्यान हट जाए। तो आप अपने ही दिमाग में आप रहना शुरू कर देते हो, कॉन्फिडेंस जीरो होने लगता है। उस वक्त मैंने डिस्कवर किया इम्प्रोव कॉमेडी। इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी एक शैली है थिएटर की, जहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती, आप उसी वक्त कॉमेडी क्रिएट कर रहे होते हो ऑन द स्पॉट। तो वो जब मैंने ज्वाइन किया और उसमें नवीन कौशिक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, वो टीचर है मेरे। और वहां से जो धीरे धीरे खुलना, कॉन्फिडेंस आना वापस शुरू हुआ, मीटिंग्स में मैंने बोलना शुरू किया, मेरे नरेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए। और फिर वो जो वजन था ना वो सेकेंडरी हो गया। मेरे बाकी सारे जो टैलेंट थे उन पे फोकस मैंने करना शुरू कर दिया, कि आई स्पीक वेरी वेल, आई नरेट, मैं वो कैरेक्टर बन के नरेशन देती हूँ, तो लोगों को मेरे नरेशन सुनने में मजा आता है, उनको लगता है हाँ सीन दिख गया। और वो सारी जो मेरे स्ट्रेंथ थे उन पे मैंने फोकस किया, और जो ओवरवेट होना वो कहीं पीछे रह गया था। ऐसे में जब मुझे अपहरण सीजन 1 के टाइम मेरे बॉस थे तब सिद्धार्थ सेन गुप्ता, उन्होंने बोला यार कोई मोटी क्यूट सी औरत चाहिए। तो मैं आई वाज लाइक हाँ हाँ ढूंढते हैं सर ढूंढते हैं। बोले अरे तेरे जैसी चाहिए। तो मैंने कहा सर आप ऐसे, मतलब नहीं नहीं नहीं, विल फाइंड समबडी। बोले नहीं नहीं साड़ी पहन चल ना, कर हाँ, लेना, वो तो लोग भी गोरी मजाक गोरी भी है, करते क्यूट थे। है, मोटू मोटू है, चल चल चल। तो तो मुझे नहीं पता था जिस चीज को मैं अपना हिंड्रेंस मान रही थी वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस पल में, कि वो रोल किसी और को मिलता, अगर मैं स्लिम ट्रिम होती तो वो शायद किसी और को मिलता, पर एनविजन किया था डायरेक्टर ने कि एक ओवरवेट, क्यूट, भोली सी, बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे देखने वाली, तो वो सारी कैटेगरी में मैं फिट हो रही थी। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उस पे फोकस कीजिए, ना कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स पे। जरूरी नहीं कि आप हर चीज में बहुत अच्छे हों, पर जिस चीज पे आप अच्छे हो उसको तो आप तलवार की तरह धार देते रहिए देते रहिए देते रहिए, और पता नहीं कब वो मौका आ जाएगा। स्नेहल दीक्षित भोपाल से मुंबई इसीलिए आई थी सिर्फ कि वो एज अ डायरेक्टर काम कर सके, एज अ राइटर कर सके, या फिर एज अ आर्टिस्ट काम कर सके, या फिर कुछ और प्लानिंग था लेकिन प्लान कुछ और चल गया? प्लानिंग तो मेरी थी जर्नलिस्ट बनने की, पर वो हो नहीं पाया। पर क्योंकि इस क्षेत्र से यस। जुड़े रहना था तो मैंने टेलीविजन में काम करना शुरू किया, और टेलीविजन से फिर ओटीटी अपने आप एक नेचुरल प्रोग्रेशन के थ्रू हुआ। फिर मैंने डिस्कवर किया कि मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ, तो मैंने लिखना शुरू किया, मेरा काम लोगों को पसंद आया, उन्होंने सराहा। फिर जब मैं संजय सर के साथ काम कर रही थी तो उन्होंने डायरेक्शन का मुझे मौका दिया कि आप अच्छा लिखती हो, चलो एक दो सीन करके दिखाओ। तो एज अ डायरेक्टर वो आई थिंक एक राइटर के लिए सबसे खूबसूरत बात होती है जब उसका लिखा हुआ चीज स्क्रीन पे आए। तो वो जो एक माध्यम होता है, एक निर्देशक होता है। तो अगर एक राइटर ही निर्देशन कर रहा है तो वो अपनी चीज को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, और एक राइटर का एक्सटेंशन है डायरेक्टर होना।
तो मुझे लगता है मेरा पैशन, मेरा जो इतना 18-20 साल की जर्नी है, वो मुझे अब मुकाम उसका दिखाई दे रहा है कि एज अ राइटर एंड डायरेक्टर मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और उसी प्रयास में मैं लगी हुई हूँ। संजय लीला सर के साथ काम करके क्या प्रोसेस आता, कैसे आपको ये प्रोजेक्ट मिला? तो ये प्रोजेक्ट जब मिला था, तब मैं ऑलरेडी ओल्ड बालाजी में काम करती थी। मैंने बड़े सारे ओटीटी शोज बना लिए थे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। और तब पता चला कि भंसाली प्रोडक्शंस की एक वेब सीरीज बनने वाली है, और उसमें उनको किसी ऐसे की ज़रूरत है जिस जो जो लिख भी ले और जिसको ओटीटी का एक्सपीरियंस भी हो। तो वो मैं थी। तो मैंने सर से जाके मुलाकात की, उन्होंने बताया कि लिखना भी होगा और सेट पे रहना होगा पूरे टाइम, कर पाओगी? मैंने कहा सर यही किया है। तो वो मौका बहुत ही, एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मैं तैयारी करके भी गई थी, और फिर जॉब मिल गई। और फिर उसके बाद, एक बार वो जॉब मिलने के बाद मेरी असली मेहनत शुरू हुई, क्योंकि सर जो हैं वो विजुअल डायरेक्टर हैं, सब जानते हैं उनके काम से, सब लोग वाकिफ हैं। और वो बहुत ही ग्रैंड विजुअल्स, ड्रामा, उनका सेंस इतना खूबसूरत है जो आई डोंट थिंक और किसी के पास है वो सेंसिबिलिटी। तो सर के लेवल को मैच करने के लिए या उनके करीब तक जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी इंसान को। एंड स्पेशली मेरे जैसे इंसान को जो टेलीविजन बैकग्राउंड से आ रहा हो, या स्मॉलर ओटीटी गेम जिसने आज तक खेला हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़े स्टेडियम में मुझे खेलने का मौका मिला। और सर का बहुत आशीर्वाद रहा, वो समय समय पे गाइड करते रहे। और कई बार वो अग्री करते थे आइडिया से, कई बार वो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते थे कि ये तो आइडिया मेरे शो से फिट ही नहीं होता है। तो सीखने का जो अवसर मिला ना, मैं तो मानती हूँ कि मास्टर क्लास अटेंड कर रही थी जिसकी मुझे सैलरी भी मिल रही थी। तो मैंने बहुत कुछ वहां से ऐसे स्पंज बन के बहुत कुछ सीख लिया है, और अब समय है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। ये हीरा मंडी में काफी सारी एक्ट्रेसेस थी, इतने हम्म। लोगों को हैंडल करना, उनके साथ काम करना, वो कैसा लगा था? तो हीरा मंडी में एक से एक दिग्गज कलाकार थे। आप मतलब फरीदा जलाल से लेके, यस। मनीषा मैम से लेके, सोनाक्षी, अदिति, ये सभी लोग अपने अपने कैरेक्टर्स को, अपने अपने रोल को इतनी शिद्दत से निभा रहे थे कि उनके साथ ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। वो लोग अपने कैरेक्टर्स पे बहुत मेहनत करते थे, और इतने वेलकमिंग, इतने ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था मनीषा मैम की सिनेमा देख के तो हम लोग बड़े हुए हैं, यस। तो वो क्या पता हमारी बात सुनेंगी भी या नहीं, या कैसे मैं उनसे बात करूं। बट वो इतने प्रेम से, इतने अच्छे से कहती थी, क्या थॉट है आपका, अच्छा ये लाइन है, इसको ज़रा एक बार बोल के बताओ, अच्छा इस सीन के बाद हम कहाँ जाने वाले। तो वो पूरा एक प्रोसेस, और वो मल्लिका जान बन गई थी, और उनकी परफॉर्मेंस इस बात का प्रमाण है कि वो कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। और उसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छी इंसान है, इतनी वेलकमिंग, इतने प्रेम से इन सभी लोगों ने कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैंने फिल्में नहीं की हैं और ये लोग सब फिल्म स्टार्स हैं। ऐसा बिल्कुल एक क्षण के लिए भी उन लोगों ने फील नहीं कराया। और यही खूबसूरती होती है औरतों की, वो एकजुट होके काम करती हैं। और हीरा मंडी से मेरी यही लर्निंग थी कि सारी महिलाएं अपनी एनर्जीज एक साथ कर लें तो दे कैन विन ओवर एवरीथिंग। इवन स्नेल, जैसे कि देखा जाता है लोगों को, ऐसा बाहरी दुनिया वालों को लगता है कि एक वीडियो बना दिया और हम्म। डाल दिए, हम्म। फेमस हो गए, बहुत इजी लग रहा है लोगों को। हम्म। लेकिन आपका जो, आप वो चीज करते हो वो कितना डिफिकल्ट होता है, एक वीडियो बना के लोगों को दिखाना कि क्या आप दिखाना चाह रहे हो, लोगों तक पहुंचाना। तो कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक अलग कला है, एक अलग विद्या है। जैसे फिल्म मेकिंग एक विद्या है, टेलीविजन के सीरियल बनाना एक अलग चीज़ है, ओटीटी शो बनाना एक अलग चीज़ है। कंटेंट क्रिएशन जो है इन सब में से सबसे फास्टेस्ट ग्रेटिफिकेशन। आप अभी लिखो, अभी रिकॉर्ड करो, अभी डाल दो, 5 मिनट में आपको आपका दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोग पसंद करेंगे तो तारीफें करेंगे, नहीं पसंद करेंगे तो एकदम खारिज कर देंगे। तो बहुत चैलेंजिंग होता है कम समय में कोई बात कहना। तो कंटेंट क्रिएशन का बैकबोन है अच्छी लिखाई, अच्छी ऑब्जर्वेशन। बहुत डिफिकल्ट है लोगों को 2 मिनट के, 2.5 मिनट के अंदर कोई मैसेज देना, या हंसाना, या आपके जो आप रिव्यू कर रहे हो, या आप जो भी मजाक चुहल कर रहे हो उसके साथ जुड़ जाना। तो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। एज अ राइटर मैं खुद कई बार स्टक हो जाती हूँ। देर आर फेजेस कि 3-3 4-4 महीने मेरे पास कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं होता है, बट आई डोंट फोर्स इट।
जब वो नेचुरली कोई मजाकिया वाकया होता है या कोई इंसिडेंट या कोई कैरेक्टर मिलता है, तभी मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। और क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ, इसलिए मुझे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मजाक नहीं है 2-2.5 मिनट में अपनी बात कह के निकल जाना। इवन आप राइटर भी है, आप हम्म। डायरेक्टर भी, आप कंटेंट क्रिएटर भी, आप आर्टिस्ट भी, ये हम्म। सब एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही काम पे फोकस करूँ तो एक काम ज्यादा बेटर हो जाएगा? मुश्किल तो है, ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कभी कभी कि कई सारी चीजें एक साथ, डेडलाइंस होती हैं 3-4। तो अभी मुझे लिखना भी है, अभी मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, और कल मुझे फलाने इवेंट में भी जाना है, अरे परसों मेरी एक मीटिंग है। तो ऐसे में बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड थैंकफुली मेरे पास एक बहुत अच्छी सक्षम टीम है, जो मुझे हमेशा गाइडेड रखती है और ग्राउंडेड भी रखती है। क्या प्रायोरिटीज है वो मैं सेट करती हूँ कि सबसे पहले क्या डेडलाइन है, तुम लिख लेना, प्लान करना। और ऊपर से जो मेरी छोटी सी ही टीम है, बट उस टीम का पूरा जो सपोर्ट है, उससे मैं मैनेज कर पा रही हूँ। और मैं ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट्स पिकअप ही नहीं करती जहाँ मुझे लगता है कि मेरा समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होगा, या इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैं ऐसी चीज़ों से थोड़ा परे रहती हूँ। इवन जैसे कि आपने बोला काफी सक्षम टीम है आपकी, और हम्म। सक्षम बनने में काफी उतार चढ़ाव आए होंगे। हम्म। फैमिली सपोर्ट किस प्रकार था आपका? और बाद में जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम्म। आगे बढ़ना बहुत हम्म। इजी काम नहीं है, क्योंकि काफी कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन, पहले तो फैमिली सपोर्ट कैसा था आपका फैमिली स्टार्टिंग से? सपोर्ट, बहुत माता रानी की कृपा है कि मेरे परिवार ने कभी मुझे रोका नहीं। एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार शादी हो जाए फिर अपने सपने जीना, हम्म। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मेरी शादी हुई राहुल जी से, और उसके बाद क्योंकि वो मुझे समझते हैं, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे सपने, और वो पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो और मेरा बेटा भी ही इज कम्प्लीटली अवेयर कि मेरी माँ एक वर्किंग वुमन है हम्म। और हमें उन्हें सपोर्ट करना है। तो परिवार से कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी सासू माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग वुमन थी, और वो इंडस्ट्री के टाइमिंग्स को समझती थी। तो कभी उन्होंने कभी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्यों कर रहे हो। शी वुड ऑलवेज बी ऑल द बेस्ट, कहाँ जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। तो वो मेरे ससुराल से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत लोगों को नसीब नहीं होती है, क्योंकि औरतों के ऊपर घर संभालने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बट थैंकफुली वो मोर्चा मेरी सासू माँ ने संभाला हुआ था, और मुझे ये मौका मिला कि मैं एक्सप्लोर करूँ अलग अलग यस। प्रोफेशंस को। तो फैमिली सपोर्ट वहाँ रहा बहुत अच्छा। और बॉलीवुड चैलेंजिंग है, और आज नहीं हमेशा से है, और आगे भी होगा होपफुली। हालात सुधरेंगे, क्योंकि टाइमिंग्स और डिमांड्स बहुत होती हैं। हम लोग अम, फिल्मों में खो जाते हैं, फिल्मों में या शोज में हम लोग खो जाते हैं। राइटिंग चल रही है, रात रात भर जैमिंग चल रही है, शूट डिलेज हो रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का जो सूत्र मैं बोल रही हूँ ना, वही है इसको ओवरकम करने का एक तरीका। इवन आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, राइटिंग, एक्टिंग या फिर डायरेक्शन? राइटिंग। राइटिंग। हाँ। इवन पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार आपने बोला बॉलीवुड, जैसे कि बॉलीवुड में जाना इजी नहीं है, आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उस तरीके का कभी कभी बनना भी पड़ता है। हम्म। आप कभी ऐसे आप में चेंजेस आ रहा हो तो आपने खुद को सुधारा, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आपको आपकी भाषा पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी तो मेरी हमेशा से ही अच्छी रही है, क्योंकि मैं एमपी में पढ़ी लिखी हूँ। बट इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश करना, अ, किस तरीके के लोगों से आप मिल रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। तो मैं, मेरे पीपल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों से बात करने में मुझे हम्म। बड़ा मज़ा आता है, लोगों की कहानियाँ जानने में। तो वो इनहेरेंटली एक गुण है। बट कई बार आपको प्रेपरेशन बहुत करनी होती है, तो ये चीज़ मैं प्रोपगेट करना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई थिंक इज़ अ डाइंग हैबिट। पहले हॉबीज़ में लोग लिखते थे रीडिंग, अब लोगों की हॉबी नहीं रह गई है पढ़ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उससे आप कॉन्वर्जेशन शुरू भी कर सकते हैं, आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी कॉन्वर्जेशन में। और लोगों से जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका है नॉलेज। एज एन आर्टिस्ट आप किस प्रकार का स्क्रिप्ट देखती है? अगर ये स्क्रिप्ट रहा तब मैं तो आगे अप्रोच करूंगी। एक्टिंग में मैं
स्क्रिप्ट से ज़्यादा मेरे कैरेक्टर पे, मतलब स्क्रिप्ट कैन बी अबाउट एनीथिंग, मुझे कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि कोई मुझे हीरोइन कास्ट करने वाला है, पर जो भी मेरा रोल होता है, मेरा कैरेक्टर होता है, उसमें मैं जैसे कॉमेडी तो मैं कर ही रही हूँ रोज अपने कंटेंट पेज पर, तो कॉमेडी से परे क्या कर सकते हैं, कहीं नेगेटिव रोल किया, जैसे वनवास में मैंने एक ग्रे कैरेक्टर प्ले किया, रणनीति में मैंने एक सीरियस रोल प्ले किया, लोगों को रुलाया, तो ऐसा कुछ चैलेंजिंग जो पहले ना किया हो, वो मेरी सोच रहती है कि अगर चाची मामी बुआ वाले टाइपकास्ट वाले रोल हैं तो मैं ज्यादा करके मना ही कर देती हूँ, अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो। इवन अगर कॉमेडी की बात करूँ तो आज के जनरेशन में कॉमेडी अलग लेवल पे जा रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर किसी भी प्रकार का कॉमेडी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी कॉमेडी देखी जा रही है जो काफ़ी डार्क है और लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी, हाँ। कंट्रोवर्सी हुआ था, तो आपको आपका क्या ओपिनियन है उस चीज़ पर? मेरा ओपिनियन बहुत ही सिंपल है कि जब आप फेमस हो जाते हैं या आप किसी दर्जे पे पहुंचते हैं, आप जर्नलिस्ट लोग भी, आप हम्म। पत्रकारिता का पहला पहला रूल है कि आप फैक्ट्स को दर्शाएं, यस। अपने ओपिनियन को उसमें ना घुसाएं, तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो मुझे लगता है एज कंटेंट क्रिएटर्स, एज स्टैंड अप कॉमिक्स, एज पीपल हु आर फेमस, हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको बच्चे भी देख रहे हैं और वो उस चीज़ को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। और कई बार हंसी मजाक में कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो कि हुआ भी रिसेंटली। तो अगर वो फिल्टर एज अ कंटेंट क्रिएटर आप हमेशा अपने मन में रखें, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ कि जो मैं बात करूँ, अगर जैसे मैं आपसे भी अभी बात कर रही हूँ कि ये बात मेरा बेटा देखेगा, तो उसको शर्मसार तो नहीं होना पड़ेगा, यस। या कोई ऐसा गलत इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं दे रही हूँ। तो वो फिल्टर एक अपने आप में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम रहते समाज में ही हैं, हम वीडियो बना के कहीं गुफा में तो नहीं चले जाते हैं, रहना हमें घर में है, रहना हमें समाज के साथ है, दोस्तों के साथ है, लोग हमें प्यार करते हैं क्योंकि हमने उनको हंसाया, रुलाया या उनके अंदर कोई भावना को जागृत किया। तो ऐसे में अगर हम कोई गलत बात का प्रचार करें या कोई गलत मजाक करें, तो लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं। तो वही आई थिंक हुआ है इस केस में। एंड 2025 भी 3 महीने ही गए हैं, 9 महीना बाकी, तो आपका क्या कुछ प्रिपरेशन है फॉर 2025? जो 2025 पिछला साल 24 मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत अच्छा, ग्रोथ वाइज करियर वाइज बहुत अच्छा रहा। तो जैसे रणनीति, हीरा मंडी, वनवास, मेरा एक टीवी शो था मैडनेस मचाएंगे, बड़ी सारी रिलीजेस हुए, मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी भी। तो जो पिछले साल जो तैयारी की थी ना, ये 2024 में जो आया वो 2 साल पहले का काम सारा आया था। तो 2025 में मेरे 2024 में किए हुए काम सब बाहर आएंगे। एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें, मैं कुछ लिख भी रही हूँ सीरीज, और डायरेक्ट भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी लाइंड अप हैं, और 2025 के अंत तक बहुत सारी चीज़ें रिलीज भी होंगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और जैसे कि आपको बिग बॉस में लोगों ने काफी पसंद किया था, आप एज अ गेस्ट थे, लेकिन अब कोई रियलिटी शो में जाने का कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल भी नहीं, रियलिटी शो में मुझे डर लगता है, इतने सारे कैमरा एक साथ देख रहे होते हैं, मैं घबरा जाती हूँ। तो मुझे तो इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये भी बोला कि आप बोल क्यों नहीं रही थी, वैसे तो इतना पटर पटर करती है। बट वो जो प्रेशर है ना एक रियलिटी शो का, वहाँ आप कोई कैरेक्टर नहीं है, वहाँ आप बीसी आंटी नहीं है, वहाँ आप स्नेहिल हैं। तो वो जो मैं फिल्टर की बात कर रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कि नाक खुजा रहे हैं, या वो सब कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो ऐसे में मैं काफ़ी घबरा गई थी। और बहुत ओवरवेलमिंग होता है। तो जो लोग रियलिटी टीवी शोज करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो लोग कर पाते हैं, और मुझे नहीं लगता वो मेरा रास्ता है। क्योंकि मुझे एज आई सेड, मुझे राइटिंग और मेरा करियर पाथ अलग है। हम्म। अगर सिर्फ मैं अभिनेत्री होती तो शायद वो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है कि एक रियलिटी टीवी शो करना। हालांकि वो ओटीटी, पिछले साल मैं ओटीटी बिग बॉस में गई थी एक छोटे से गेम के यस। लिए, उसको भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था और बोला था तुमको तो कंटेस्टेंट बन के जाना चाहिए। तो मजा बहुत आया, फेम बहुत मिला। इस साल भी मजा आया, बहुत फेम मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन वो मेरा रास्ता नहीं है। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको सोशल मीडिया पे इतना प्यार देते हैं और आपके काम को इतना सराहते हैं?
तो मैं सोशल मीडिया के अपने फैंस को यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी लाइन से आप लोगों ने मेरे को एकदम स्टार बना दिया, तो बहुत 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 धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी, ये मेरा वादा है, भले एज अ राइटर, एज एन एक्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ डायरेक्टर।